एक तरफ भारत अपने S-400 सिस्टम को लास्ट लाइन ऑफ शील्ड देने जा रहा है, दूसरी तरफ 1000 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाला स्वार्म ड्रोन सर्विस में शामिल होने वाला है। और साथ ही भारत की S-400 सिस्टम के साथ एक सीक्रेट रशियन स्टेल्थ रडार इंटीग्रेट होने की खबर ने पूरे डिफेंस सर्कल में हलचल मचा दिया है। तो क्या भारत अपना पूरा डिफेंस डॉक्ट्रिन साइलेंटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान को लेकर है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी रशिया के पैंट्सर S-1 सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल और गन सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फिलहाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से एक फॉर्मल प्रपोजल का इंतजार किया जा रहा है। अभी ऐसे टोटल 13 सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले हैं और 3 इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले हैं। पैंट्सर S-1 एक मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल और रैपिड फायर कैनन को कंबाइन करता है। ये सिस्टम स्पेशली लो अल्टीट्यूड थ्रेट जैसे कि क्रूज मिसाइल, लॉटरिंग munitions, आर्म ड्रोन्स और प्रिसीजन गाइडेड वेपन को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी इंडियन एयरफोर्स इन सिस्टम्स को अपने स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, खास करके S-400 ट्रियम मिसाइल बैटरीज को क्लोज इन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है। अब S-400 सिस्टम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की रेंज पर एरियल थ्रेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन इस तरीके की हाई वैल्यू सिस्टम्स को खुद भी स्मॉल ड्रोन और लो फ्लाइंग वेपन के खिलाफ डेडिकेटेड शील्ड की जरूरत पड़ने वाली है। यहीं पर पैंट्सर एयर डिफेंस सिस्टम लास्ट डिफेंसिव जोन को प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा इन सिस्टम को S-400 सिस्टम के रडार नेटवर्क के साथ भी आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि इन्हें S-400 सिस्टम के साथ कंबाइन करने के लिए सुइटेबल ऑप्शन बनाने वाली है। वहीं पर इंडियन आर्मी की तरफ से इन सिस्टम को अपनी सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जहां ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर और शॉर्ट रेंज रॉकेट के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और एक तरीके से इनको अभी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर या पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी अर्जेंसी को देखते हुए इस प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक रूट के अंदर अप्रूव किया जा सकता है, जिसमें इनिशियल बैच डायरेक्ट परचेज के रूप में आ सकता है, जबकि बाकी बचे सिस्टम मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर भारत में बनाए जाने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के रैपिडली एडवांसिंग लॉन्ग रेंज स्वार्म अटैक ड्रोन प्रोग्राम को लेकर है। एनडीडीबी की एक रिपोर्ट में बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के सेसनाग 150 प्लेटफॉर्म के ऊपर अब स्पॉटलाइट डाला गया था। ये ड्रोन पहली बार लगभग 1 साल पहले इंटरनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर फ्लाई किया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोग्राम को काफी ज्यादा ऑपरेशनल अर्जेंसी मिल चुका है। सेसनाग 150 स्पेशली कोऑर्डिनेटेड स्वार्म अटैक के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पर मल्टीपल ड्रोन एक नेटवर्क कॉम्बैट क्लस्टर के रूप में ऑपरेट करते हैं। इसकी रिपोर्टेड ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर ज्यादा होने वाली और एंड्योरेंस लगभग 5 घंटे से अधिक होने वाली है, जिससे ये लॉन्ग ड्यूरेशन लॉटरिंग, रियल टाइम सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक सभी मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका पेलोड कैपेसिटी 25 से लेकर 40 किलोग्राम के बीच होने वाली है, जो हार्डन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री व्हीकल्स और हाई वैल्यू टारगेट को एंगेज करने के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है। लेकिन इस सिस्टम का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट इसका काइनेटिक पेलोड नहीं, बल्कि इसका एल्गोरिथम ड्रिवन कंट्रोल आर्किटेक्चर होने वाली है। इसमें स्वार्म डायनामिक के थ्रू मल्टीपल ड्रोन अपने फ्लाइट पाथ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कोई यूनिट न्यूट्रलाइज हो भी जाता है तो बाकी ड्रोन्स अपने टास्क को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और लेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को मल्टीपल वेक्टर के अंदर सैचुरेट कर सकते हैं। इसका डिसेंट्रलाइज्ड मदर कोड कम्युनिकेशन सिस्टम मिशन प्लानिंग, टारगेट प्रायोरिटाइजेशन और डायनामिक रीटास्किंग को कंट्रोल करता है। अगर ग्राउंड कंट्रोल से इसका लिंक डिस्टर्ब हो भी जाता है, तब भी सेसनाग स्वार्म सिस्टम ऑटोनोमस तरीके से मिशन को कंटिन्यू करने वाला है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइक रेडियस डीप टारगेट को रीच करने की कैपेबिलिटी देने वाला है, जबकि लॉन्च प्लेटफॉर्म सेफ डिस्टेंस पर रह पाएंगे। इस तरीके से रिकॉनेंस, टारगेट एक्विजिशन और स्ट्राइक एक ही ऑटोनोमस मिशन आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट होने वाला है, जो कि फ्यूचर में काफी काम आने वाला है। अगला अपडेट वायु शक्ति 2026 के प्रमोशनल वीडियो से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को लेकर है। इस वीडियो के एक सिंगल फ्रेम ने ऐसे स्पेकुलेशन को जन्म दिया कि क्या भारत के S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एडवांस नेबो UM VLO ट्रैकिंग रडार भी इंटीग्रेट किया गया। वीडियो के एक सीक्वेंस में सरफेस टू एयर मिसाइल एंगेजमेंट को दिखाया गया था, जहां S-400 सिस्टम के लॉन्च विजुअल्स के करीब एक लार्ज मल्टीबैंड रडार को दिखाया गया था, जो डिजाइन के हिसाब से रशियन ओरिजिन निबो UM जैसा लग रहा था।
इस वजह से सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये रडार भारत के डिप्लॉयड S-400 रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं या फिर ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव फुटेज था जिसका इस्तेमाल किया गया है। नेबो यूएम एक एडवांस 3D VHF बैंड की रडार है जो कि स्पेशली वेरी लो ऑब्जर्वेबल यानी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी डिटेक्शन रेंज करीब 600 किलोमीटर के आसपास है, जो कि टारगेट प्रोफाइल और ऑपरेशनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। VHF बैंड की लॉन्गर वेवलेंथ स्टेल्थ शेपिंग के खिलाफ डिफरेंट इंटरेक्शन पैटर्न क्रिएट करते हैं, जिससे लो RCS टारगेट को इस तरीके के रडार से डिटेक्ट करना संभव होने वाला है। ऑफिशियल तौर पर भारत की तरफ से 2018 में 5 S-400 रेजिमेंट को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसमें स्टैंडर्ड रडार सूट जैसे कि 91 N6C बिग बर्ड और 92 N6C एंगेजमेंट रडार शामिल थे। लेकिन नेबो यूएम रडार का भारत के S-400 पैकेज का हिस्सा होने की कोई भी फॉर्मल पब्लिक कंफर्मेशन सामने नहीं आया था। इस वजह से अभी दो पॉसिबिलिटी सामने आ रहे हैं। पहला ये हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नेबो यूएम या सिमिलर VHF रडार को अपने ब्रॉडर एयर डिफेंस ग्रिड में इंटीग्रेट किया गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रमोशनल वीडियो में जो ग्राफिक दिखाया गया था वो स्टॉक फुटेज था या फिर रशियन रडार था जिसको वीडियो में शोकेस किया गया था। फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट ना होने की वजह से ये कहना मुश्किल है कि नेबो यूएम भारत के S-400 इन्वेंट्री का पार्ट है या फिर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत की स्टेल्थ डिटेक्शन कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट हमको देखने को मिलने वाला है, यानी कि आगे चल के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ हमारी S-400 सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होने वाली है। अगला अपडेट भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर है, जो कि अब सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फ्लीट का बैकबोन नहीं बनने वाले हैं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट को भी टारगेट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम को अभी एमका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसे फ्यूचर में इंटरनेशनल मार्केट में इस एयरक्राफ्ट को पिच करने का अधिकार दिया जाने वाला है, यानी कि अब क्लियरली एमका को एक्सपोर्ट करने का परमिशन दिया जाने वाला है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को अब एक प्योरली डोमेस्टिक फाइटर प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक ग्लोबली कम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में स्ट्रक्चर करने का फैसला किया गया। इसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस रिपोर्टेडली लो रेट प्रोडक्शन फेज से ही मिलने वाली है, जिसे कंसोर्टियम अर्ली स्टेज पर ही फॉरेन एयरफोर्स के साथ आउटरीच और नेगोशिएशन करना स्टार्ट करने वाली है। इस फ्रेमवर्क के तहत कंसोर्टियम को अथॉरिटी मिलने वाली कि वो इंटरनेशनल टेंडर में पार्टिसिपेट करे, कस्टमाइज्ड एक्सपोर्ट वेरिएंट को प्रपोज करे और होस्ट कंट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से एवियोनिक्स वेपन पैकेज और मिशन सिस्टम को ट्रेलर करे। अभी ग्लोबल फाइटर एयरक्राफ्ट की मार्केट में बायर्स का डिमांड काफी अलग अलग होता है, जिस वजह से भारत का जो डिमांड रहता है दूसरे कंट्री का वो डिमांड नहीं रहने वाला है, जिस वजह से कस्टमर की डिमांड के हिसाब से एमका की कस्टमाइज्ड वेरिएंट को ग्लोबली पिच करने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक एमका की जितने भी कंप्यूटर डेवलपमेंट फेज में मौजूद हैं, लगभग सभी प्रोग्राम को डेवलपमेंट टाइम से एक्सपोर्ट करने का ऑफर दिया जा चुका है, चाहे वो KF-21 एयरक्राफ्ट हो या फिर कान जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो फाइटर एक्सपोर्ट सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देने वाले बल्कि डिफेंस डिप्लोमेसी को भी स्ट्रेंथन करने वाले हैं। अगर एमका फ्यूचर में एक सफल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है तो भारत की एरोस्पेस इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ग्लोबल पोजीशनिंग में मेजर बूस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।